नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश आज फिर एक बार आप सभी लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की हॉरर स्टोरी एक संदीप नाम के लड़के की है जो कि अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाता है, पर मूवी देखकर वापस आते समय रास्ते में एक बहुत ही भयानक और डरावना जंगल इन्हें एक ऐसा सबक देता है जिसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। आगे की कहानी मैं इस कहानी के मुख्य किरदार यानी संदीप की ज़ुबानी ही सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं संदीप हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है रामपुर। मेरा गांव एक साधारण गांव है जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी ज़िंदगी काफ़ी सरल और शांतिपूर्ण होती है। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी रही और मैंने गांव के ही स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। हालांकि मेरे गांव में उच्च शिक्षा के ज़्यादा अवसर नहीं थे, इसलिए मैंने 12वीं के बाद शहर जाकर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। शिक्षा तो पूरी हो गई लेकिन दिल गांव में ही बसा था। शहर में कई साल बिताने के बाद भी मैं गांव की मिट्टी, वहां की महक और वहां के लोगों से खुद को दूर नहीं कर पाया। इसलिए पढ़ाई खत्म करके वापस अपने गांव ही आ गया और खेती बाड़ी में अपने परिवार की मदद करने लगा। मेरे गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती है और गांव के चारों ओर घने पेड़ पौधों से भरा जंगल है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरे गांव भी आम गांव की तरह सीधा साधा है, लेकिन गांव वालों में बहुत सी कहानियां प्रचलित है, खासकर हमारे गांव के पास वाले जंगल की कहानियां। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि उस जंगल में रात के समय कुछ अजीब होता है। मैंने हमेशा इन बातों को मजाक में लिया क्योंकि मैं एक आधुनिक सोच वाला इंसान हूँ और इन बातों में विश्वास नहीं करता, मगर गांव के लोग उसे भूतों वाला जंगल कहकर बुलाते थे। मेरे जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ खास नहीं था। हाँ, मेरे कुछ दोस्त ज़रूर थे जिनके साथ मैं समय बिताया करता था। हमारे गांव में छोटे छोटे मज़ेदार पल होते थे, जैसे त्योहार, मेलों में जाना और कभी कभी फिल्में देखने के लिए पास ही के शहर जाना। इसी तरह एक दिन हमने सोचा कि क्यों ना हम रात के समय शहर जाकर एक फिल्म देखें और फिर वापस आए, वो भी एक हॉरर फिल्म, ताकि हमें थोड़ी मस्ती और रोमांच मिले। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने दोस्तों से बात की थी कि इस बार हम रात में शहर जाकर कोई फिल्म देखें। वैसे तो हम सभी को हॉरर फिल्में देखने का बड़ा शौक था और इस बार शहर में एक नई हॉरर फिल्म लगी थी जिसका नाम था आतंक की छाया। सबने पहले तो हामी भर दी थी, लेकिन जब मैंने दोपहर में विजय और रोहित से फिर से पक्का करने के लिए फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी लगी। विजय ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, अरे यार संदीप, मुझे और रोहित को आज कुछ काम है, शायद हम नहीं आ पाएंगे। मुझे ये सुनते ही कुछ अजीब सा लगा क्योंकि हम लोग पिछले हफ्ते से इस प्लान की बात कर रहे थे और अब अचानक काम आ गया। मैंने तुरंत पूछा, क्या काम है यार? मैंने तो सुना था कि तुम लोग फ्री हो आज। विजय ने थोड़ा सा रुक कर जवाब दिया, बस यार कुछ काम है, बाद में बताता हूँ। मैंने उसकी आवाज़ में छिपी घबराहट को महसूस किया, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। काम छोड़ो यार, फिल्म देखकर जल्दी लौट आएंगे। वैसे भी आज रात का शो है, मज़ा आएगा। इस पर रोहित की आवाज़ आई, जो अब तक चुप था। उसने धीरे से कहा,
संदीप, आज अमावस की रात है और हमें जंगल से होकर जाना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आया कि ये दोनों क्यों टाल रहे थे। वो जंगल हमारे गांव के पास का वो कुख्यात जंगल जहां से गुजरने में लोग दिन में भी कतराते थे, और आज तो अमावस थी जिसके बारे में तो बड़े बुजुर्गों की कहानियां बचपन से ही हमारे कानों में गूंज रही थी। उस जंगल के बारे में हमने बचपन से ही कई डरावनी कहानियां सुनी थी। कहते हैं वहाँ कोई नहीं जाता, खासकर रात में। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल से अमावस की रात को गुजरा वो या तो कभी लौट कर नहीं आया, या फिर अगर आया भी तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपनी सूध बूध खो बैठा था। हमारी दादी नानी हमेशा हमें उस जंगल की कहानियाँ सुनाया करती थी। सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी थी बुढ़िया की आत्मा की। कहते हैं कि उस जंगल के एक किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके कोई परिवार नहीं था। वह लोगों से दूर जंगल में अकेली ही रहती थी और अपनी झोपड़ी में चुपचाप दिन गुजारती थी। एक दिन गांव के कुछ लड़के उसे चिढ़ाने के लिए उसकी झोपड़ी के पास गए और उसे तंग करने लगे। बूढ़ी औरत ने उन्हें श्राप दिया कि वे कभी चैन से नहीं जी पाएंगे, और कुछ ही दिनों में वे सभी लड़के एक एक करके गायब होने लगे। उनके परिवार वाले उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाए, और उस दिन से उस बूढ़ी औरत की आत्मा जंगल में भटकने लगी। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है उसे वो आत्मा दिखती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है। दूसरी कहानी भूतिया बैलगाड़ी की थी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने देखा कि एक बैलगाड़ी बिना किसी इंसान के खुद ही चलती है। उसके पहिए बिना किसी धक्का या बैल के ही घूमते रहते हैं। जो भी उस बैलगाड़ी को देखता है वो कुछ ही देर में गायब हो जाता है। लोगों ने ये भी कहा कि वो बैलगाड़ी किसी प्राचीन आत्मा की है जो रात में उन लोगों को ले जाती है जिन्होंने उस पर ध्यान दिया। ये कहानियाँ भले ही दादी नानी की घिसी पीटी लगती हो, लेकिन जब रात हो और अमावस का अंधेरा छाया हो तो ये कहानियाँ सच्चाई लगने लगती है। विजय और रोहित भी इन्हीं कहानियों से डरते थे। संदीप, रोहित ने फिर से कहा, तू जानता है ना कि उस जंगल में क्या क्या बातें होती है। अमावस की रात को तो वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि ये आत्माओं का समय होता है। मुझे उनके डर का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग भी किस बात पर यकीन करते हो? ये सब कहानियाँ हैं, बचपन में सुनी हुई बातें। चलो हम सब साथ होंगे तो डर किस बात का। मैंने और बाकी दोस्तों ने उन्हें समझाया कि हम सब साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा, हम जल्द ही फिल्म देखकर लौट आएंगे। और वैसे भी हमारे पास बाइक है, कुछ भी हुआ तो हम तेज़ी से निकल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। काफ़ी मिन्नतों के बाद विजय और रोहित ने हामी भर दी। ठीक है, विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं सबसे पहले भागूंगा। हम सब हंस पड़े। मैंने सोचा कि चलो आखिरकार वे मान गए। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा डर है जो कहानियों की वजह से पैदा हुआ है। हम साथ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। वैसे फिल्म देखने का मौका छोड़ना तो मुमकिन ही नहीं था। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो हम समझ रहे थे वो सिर्फ डरावनी कहानियाँ नहीं थी, वो असल में उस रात हमारे साथ क्या करने वाला था। हमने आखिरकार तैयारी कर ली थी और सभी दोस्त गांव के चौक पर इकट्ठा हो गए। 3 बाइकें तैयार थी। मेरे साथ मेरी बाइक पर पीछे विजय बैठा था, दूसरी बाइक पर रोहित और अमित थे, और तीसरी बाइक पर मोहित, दीपक और सौरभ बैठे हुए थे। हम सभी ने
हेलमेट पहन लिया और सड़क पर निकल पड़े। सबके चेहरों पर उत्साह था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि विजय और रोहित के मन में थोड़ा डर भी था। आखिरकार वो वही थे जो सबसे ज़्यादा जंगल से डर रहे थे। गांव से शहर की दूरी करीब 1.5 घंटे की थी, जिसमें से लगभग 1 घंटे का सफ़र हमें जंगल के अंदर से गुजरते हुए करना था। जैसे ही हम गांव के रास्ते से बाहर निकले, रात की ठंडी हवा हमें छूने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और चांदनी धुंधली सी नज़र आ रही थी। आसमान में बादल इकट्ठा हो रहे थे, जो माहौल को और भी डरावना और अजीब बना रहे थे। मैंने विजय से मजाक में कहा, तो विजय भाई तैयार हो इस अमावस की रात के जंगल के सफ़र के लिए? विजय ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट साफ झलक रही थी। यार, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बाइक छोड़कर भागूंगा। मैं हंस पड़ा। भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब बस कहानियाँ हैं, कुछ नहीं होगा। हम शहर की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम आपस में बातें करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उस जंगल के पास पहुँचे जिसके बारे में इतनी सारी कहानियाँ सुनी थी, माहौल अचानक बदल गया। जंगल का रास्ता तंग और टूटा फूटा था। ये पक्की सड़क नहीं थी, बल्कि मिट्टी और पत्थरों से बनी पगडंडी थी, जिस पर बाइक तेज चलाना नामुमकिन था। बाइक के पहिए हर थोड़ी दूरी पर उछल जाते थे और हम सभी को संभल कर चलना पड़ रहा था। कोई भी इस रास्ते पर बाइक को स्पीड में नहीं चला रहा था, खासकर रात के अंधेरे में। जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से मौसम बदल गया हो। गांव के खुले आसमान से आए थे, जहां हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन इस जंगल में घुसते ही हवा में एक अजीब सी सिरहन थी। चारों ओर पेड़ों की घनी शाखाएं आसमान को ढके हुए थी और चांदनी बस मुश्किल पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हल्की हल्की धुंध पूरे जंगल में छाई हुई थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। भाई, ये मौसम अचानक ऐसा क्यों हो गया? रोहित ने अपनी बाइक की स्पीड धीमी करते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। शायद जंगल में ऐसा ही होता हो, पर अंदर ही अंदर मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। धुंध और सन्नाटा, सिर्फ हमारे बाइक के इंजन की आवाज़ ही थी जो इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। और फिर अचानक से दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज़ उठी, जैसे कोई चीखा हो या फिर हवा में गूंजती कोई डरावनी ध्वनि। विजय ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ रखकर कहा, संदीप, तूने वो सुना? मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। हाँ, मैंने सुना, पर शायद हवा में कुछ होगा। मैं खुद भी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन विजय को ये बात बताने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हवा की सिरहन और ठंड अब और भी बढ़ गई। पेड़ चारों ओर से ऐसे झुके हुए लग रहे थे जैसे कोई हमें देख रहा हो। और फिर अचानक से झाड़ियों के बीच हलचल हुई। मोहित की बाइक सबसे आगे थी और उसने हल्की सी ब्रेक लगाई। क्या हुआ मोहित? मैंने पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई जानवर था, मोहित ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी। आगे बढ़ते हुए हर तरफ से अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कभी सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज़, तो कभी किसी अनजाने जानवर की गूंजती हुई आवाज़। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ का माहौल कुछ अलग था, जैसे ये जंगल जिंदा हो और हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हो। चांदनी भी अब और धुंधली हो गई थी और सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। कहीं दूर से एक डरावनी सी आवाज़ फिर से सुनाई दी, जैसे
कोई विलाप कर रहा हो। इस बार वो आवाज़ साफ और तेज थी और हमारे सभी दोस्तों ने इसे सुना। क्या ये वही बुढ़िया की आत्मा की आवाज़ हो सकती है? सौरभ ने घबराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। ये सब बकवास है। मैंने कोशिश की कि मैं साहसी दिखूं। हमें बस फिल्म देखनी है और कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त मैं खुद भी अपने आप को पूरी तरह से यकीन नहीं दिला पा रहा था। जंगल में बाइक चलते हुए हर एक आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। पेड़ों की सरसराहट, झाड़ियों की हलचल और वो दूर से आती अजीब सी चीखें, ये सब मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इन चीज़ों से उतना डर नहीं था। हाँ, बुढ़िया की आत्मा की कहानियाँ मैंने भी सुन रखी थी और मेरे दोस्तों ने इन्हीं कहानियों का जिक्र करके अपने डर को बढ़ा रखा था। लेकिन मुझे असली डर बुढ़िया की आत्मा से नहीं था। मेरे मन में डर था एक दूसरी आत्मा का, अपारी की आत्मा। बाकी कहानियों को मैं भले ही एक किस्से के तौर पर देखता था, लेकिन अपारी की कहानी को लेकर मेरा डर असली था। और ये डर इसलिए था क्योंकि ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिताजी ने सुनाई थी। पिताजी कभी किसी भी चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोलते थे और उनकी आंखों में जब मैंने इस कहानी को सुनाते वक्त जो खौफ देखा था वो मेरी रूह तक उतर गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये अपारी की कहानी उनके साथ घटी थी और ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। इसीलिए मुझे यकीन था कि बाकी आत्माओं की बातें चाहे झूठ हो सकती थी, लेकिन अपारी की आत्मा की कहानी बिल्कुल सच्ची थी। मैंने इस कहानी के बारे में कभी अपने दोस्तों से बात नहीं की थी, शायद इसीलिए कि ये बहुत ही व्यक्तिगत और डरावनी बात थी। पिताजी ने भी इसे सिर्फ मुझे ही बताया था और उस दिन के बाद से मैंने किसी और से इस आत्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। यही वजह थी कि मैं बाकी आत्माओं से उतना डरता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो कहानियाँ बस सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन अपारी का खौफ मेरे दिल के अंदर बसा हुआ था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गहरे जा रहे थे, मेरे मन में उस रात की कहानी वापस आने लगी। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी और हर आवाज़ मेरे डर को और भी बढ़ा रही थी। हवा अब और तेज़ हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब अजीब सी आवाज़ें कर रही थी, मानो कोई छिपकर हमें देख रहा हो। मेरे मन में वो कहानी पूरी तरह से जाग चुकी थी। वो चीखें जो दूर से आ रही थी अब मुझे और भी डरावनी लगने लगी। मुझे लग रहा था कि कहीं ये चीखें अपारी की आत्मा की तो नहीं। मैंने विजय की तरफ देखा, जो अब मेरी पीठ पर कसकर बैठा था। वो डर चुका था, पर मेरे मन में चल रही उथल पुथल उससे कहीं ज़्यादा थी। ये जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। हर झाड़ी, हर पेड़ अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पकड़ने के लिए झुक रहा हो। मैंने विजय की तरफ देखा, जो अब मेरी पीठ को कसकर पकड़कर बैठा था। वो डर चुका था, पर मेरे मन में चल रही उथल पुथल उससे कहीं ज़्यादा थी। ये जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। हर झाड़ी, हर पेड़ अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पकड़ने के लिए झुक रहे हो। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जानता था कि अपारी के बारे में मैंने जो सुना था वो कुछ और था। वो कहानी अब मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी, लेकिन मैं उसे यहाँ याद नहीं करना चाहता था। अभी तक मैंने दोस्तों से इसका जिक्र नहीं किया था और ना ही मैं करना चाहता था, लेकिन इस कहानी ने मेरे मन में एक अजीब सा डर भर दिया था और अब उस डर ने मेरे दिल में फिर से जगह बना ली थी। अचानक झाड़ियों के बीच से फिर से वही अजीब सी आवाज़ आई जो मैंने पहले भी सुनी थी। इस बार वो आवाज़ और भी नज़दीक से सुनाई दी। मेरी सांसें तेज़ हो गई और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टूटी फूटी सड़क पर ज़्यादा तेज़ चलाना मुमकिन नहीं था। अब हम जंगल के बीच में थे और
ऐसा लग रहा था कि इस खौफनाक सफ़र का कोई अंत नहीं होगा। संदीप, क्या तुम्हें भी अजीब सा लग रहा है? विजय ने मुझसे धीरे से पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद भी डरा हुआ था। हाँ, शायद ये सब हमारा वहम है, मैंने कहा। लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल में वो अपारी की कहानी अब और भी जीवित हो गई थी। हमारे चारों ओर का अंधेरा और वो अजीब आवाज़ें मुझे लगातार उस खौफनाक कहानी की याद दिला रही थी जो पिताजी ने मुझे सुनाई थी। मुझे लग रहा था कि आज की रात कुछ होने वाला है, और मेरे दिल में जो सबसे बड़ा डर था वो अपारी की आत्मा से था। वही आत्मा जिसे मैंने कभी हंसी में नहीं लिया। जैसे ही बाइक जंगल के और अंदर जाती है, मेरी धड़कनें तेज हो गई। हवा अब सर्द और भारी महसूस होने लगी थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी, मानो यह जंगल सिर्फ हमें निगलने का इंतज़ार कर रहा हो। और उसी खामोशी के बीच मुझे अचानक से अपने पिताजी द्वारा सुनाई गई अपारी की कहानी पूरी तरह से याद आने लगी। वो रात मेरे बचपन की सबसे डरावनी रात थी, जब पिताजी ने पहली बार मुझे अपारी के बारे में बताया था। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था और मैं हमेशा उनके साथ जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाया करता था। एक रात जब हम देर से घर लौट रहे थे, पिताजी ने मुझे जंगल में होने वाले अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें भी थी जो इंसानों के लिए खतरा बन सकती थी। उस दिन उन्होंने मुझे अपारी की कहानी सुनाई, वो कहानी जो आज भी मेरे दिल में डर के साथ जिंदा थी। पिताजी ने बताया था कि जब वो मेरे उम्र के थे, तब एक बार रात में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। वो और उनके 2 दोस्त गांव से शहर जाने के लिए इसी जंगल से गुजर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम जा रहे हैं। उस समय अमावस की रात थी और आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था। रास्ता बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। उनकी बाइक भी धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत ही खराब था। पिताजी ने बताया कि जैसे जैसे वो जंगल के बीच में पहुंचे, उन्हें अचानक अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनके दोस्त पहले तो इसे हवा का शोर मानकर नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन पिताजी को जल्द ही एहसास हुआ कि ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़िया खड़ी थी। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें बिल्कुल खोखली और काली थी। उनके दोस्तों ने कहा कि ये कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं है जो मदद मांग रही होगी, लेकिन पिताजी को अजीब सा महसूस हुआ। बुढ़िया की आंखें स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ पिताजी को घूर रही थी। उनके दोस्त जैसे ही बुढ़िया के पास रुके, पिताजी ने बाइक की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा, और ठीक तभी बुढ़िया ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। बुढ़िया ने अपनी लंबी काली बदसूरत उंगलियां उनकी बाइक की तरफ बढ़ाई और हवा में मानो फिसलते हुए उनके बिल्कुल पास आ गई। पिताजी के दोस्त तब तक डर के मारे हिल नहीं पाए थे, लेकिन पिताजी ने तुरंत बाइक को मोड़ा और पूरी ताकत से उसे भगाने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ बुढ़िया से भाग नहीं रहे थे। पिताजी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि बुढ़िया के पीछे कोई और ताकत थी। वो खुद अपारी थी। बुढ़िया तो बस उसका रूप थी। अपारी की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो इंसानों को अपने वश में कर लेती थी, और अगर एक बार कोई उसके पास फंस जाता तो वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। पिताजी ने बताया था कि जैसे ही वो उस रात बुढ़िया से भागे, उन्हें ऐसा लगा कि पूरा जंगल उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हर पेड़, हर झाड़ी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बाइक को
पूरी ताकत से भगाते रहे। आखिरकार कई किलोमीटर तक बेतहाशा भागने के बाद वो लोग उस भयावह जगह से निकलने में कामयाब रह गए थे। उस रात पिताजी ने मुझसे कहा था कि इस जंगल में कई कहानियां हैं बेटा, लेकिन अपारी की आत्मा असली है। कभी अगर इस जंगल में ऐसा महसूस हो कि कुछ गलत हो रहा है तो भागना ही सबसे सही विकल्प होता है। कभी भी ठहरना मत, क्योंकि अपारी कभी नहीं छोड़ती। इस कहानी को सुनते वक्त मैंने पिताजी की आंखों में जो डर देखा था वो आज भी मुझे याद था। और आज जब मैं उसी जंगल से गुजर रहा था तो वो कहानी फिर से मेरे सामने जीवित हो उठी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। मेरे दोस्तों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या महसूस कर रहा था। वो लोग अब भी बुढ़िया की आत्मा की कहानी से उलझे हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि असली खतरा कुछ और था। अपारी। जंगल की ठंडी हवाओं और अजीब आवाज़ों के बीच मैं अब और भी सतर्क हो गया था। मुझे लगा जैसे कुछ अदृश्य ताकतें हमें घूर रही थी और हर कदम पर कोई ना कोई खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे अब इस सफ़र में और भी डर लगने लगा था। जैसे जैसे हम उस भयानक जंगल के रास्ते को पार करते गए, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती चली गई। हवा में एक अजीब सा बोझ था और हर पेड़ मानो हम पर नजरें गड़ाए हुए था। हर एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर हमें लग रहा था कि कहीं से कोई आकृति अचानक उभर कर सामने आ जाएगी। मुझे अंदर ही अंदर यकीन हो चुका था कि जो डर मेरे पिताजी ने अपारी के बारे में बताया था वो सच हो सकता था। मेरे मन में अपारी की छवि बार बार उभर रही थी। मैं अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैंने कुछ कहा तो शायद वो और भी ज़्यादा डर जाएंगे। पर मैं जानता था कि सिर्फ मैं ही नहीं, सभी का दिल जोर से धड़क रहा था। बस हम सब इसे एक दूसरे से छिपा रहे थे। खैर, जैसे तैसे हमने वो डरावना जंगल पार किया और जब शहर की रोशनी हमारी आंखों के सामने आई तो मानो मेरी जान में जान आ गई। हम सभी ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि हम सब ने कुछ भयानक अनुभव किया था, लेकिन किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। शायद हम सभी इस अनुभव को पीछे छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो डर अब भी हमारे दिलों में कहीं छिपा हुआ था। शहर में पहुंचकर हम सीधे थिएटर की ओर बढ़े। मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब भी एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में बना हुआ था। थिएटर में पहुंचकर टिकट लिए और अंदर दाखिल हुए। फिल्म शुरू होते ही माहौल बदल गया। हमने जिस फिल्म को देखने का फैसला किया था वो एक हॉरर फिल्म थी और वो जितना हमने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा डरावनी निकली। जैसे ही फिल्म के पहले ही सीन में भूत की झलक मिली, मेरे दोस्तों ने हल्की आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा था। हालांकि मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर जैसे तैसे फिल्म आगे बढ़ी। मुझे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि जो डरावने सीन हम स्क्रीन पर देख रहे थे वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अपारी की कहानी से जुड़ते जा रहे थे। फिल्म में हर एक पल की सिरहन, भूतों के अजीबोगरीब रूप और उनकी डरावनी हरकतें मुझे अंदर तक हिला रही थी। मैं जो कभी इतना नहीं डरता था, आज उस फिल्म ने मेरी धड़कनें तेज कर दी थी। मेरे पास बैठे मेरे दोस्त भी आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये फिल्म तो वाकई में डरावनी है, और मैं बस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद से डर रहा था या फिर उस फिल्म से। फिल्म खत्म होने तक मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे और पसीने से तरबतर थे। मुझे ये एहसास हो चुका था कि फिल्म से मिलने वाला डर असली नहीं था, लेकिन असली डर अभी भी कहीं मेरे अंदर था। अपारी का डर, उस जंगल का डर और वो आवाज़ें जो हमें रास्ते में सुनाई दी थी।
थिएटर से बाहर निकलते हुए मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो सब भी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। हमें फिल्म के डर से ज़्यादा उस सफ़र की खामोशी और उस जंगल की कहानी परेशान कर रही थी। थिएटर से बाहर निकलते ही हमारे अंदर का डर और भी बढ़ गया था। फिल्म की सिरहन के बाद अब हमें उस भयावह जंगल से होकर वापस गांव लौटना था और यह ख्याल ही हमारे रोंगटे खड़े कर रहा था। जैसे ही हम सभी बाइक की तरफ बढ़े, मैंने देखा कि सभी के चेहरे पर वही खामोशी डर था जिसे हम नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बाइकों के पास पहुँचे तो मेरे एक दोस्त रोहित ने कहा, यार क्यों ना आज रात यही रुक जाए। मेरा एक दोस्त यही पास में ही रहता है, उसके कमरे पर सो जाते हैं, सुबह होते ही गाँव लौट चलेंगे। सभी ने राहत की सांस ली। मुझे भी यही ठीक लगा क्योंकि उस जंगल से दोबारा गुजरने का ख्याल मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। मगर तभी विजय, जो हम में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था, थोड़ा परेशान दिखा। उसने कहा, नहीं यार, मेरी बहन घर पर अकेली है, मैं उसे इतनी देर और अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे तो घर जाना ही होगा। विजय का यह तर्क सही था। आखिर उसकी बहन अकेली थी और उसकी जिम्मेदारी उसी की थी। हम सभी ने उसकी बात समझी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमें फिर से उस भयावह जंगल से गुजरना था। सबकी खामोश सहमति थी कि हमें अब गांव की तरफ ही बढ़ना होगा, चाहे डर कितना भी बड़ा हो। हम अपनी अपनी बाइक पर सवार हो गए और धीरे धीरे शहर की सड़कों से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। दिल में डर था, पर हम उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे, मेरे अंदर का डर अचानक और बढ़ गया। मैंने अपने आप से कहा, शायद कुछ नहीं होगा, बस जल्दी से जंगल पार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम जंगल के मुहाने पर पहुंचे, मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या ये कोई संकेत था? क्या कुछ बुरा होने वाला था? मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल चुप था। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। क्या ये अपारी की मौजूदगी का संकेत था? तभी मुझे याद आया कि बाइक की सर्विसिंग काफ़ी समय से नहीं कराई थी। हो सकता है वही वजह हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार लगता है बाइक में कुछ गड़बड़ है, पास में कोई गैरेज हो तो वही चलते हैं। हम सब बाइक को धक्का देते हुए पास के एक छोटे से गैरेज पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा मैकेनिकल बैठा था जो आधी रात के वक्त भी काम कर रहा था। मैंने उसे बाइक की समस्या बताई। उसने बिना ज़्यादा समय गवाए बाइक का प्लग चेक किया और कहा, प्लग में थोड़ी खराबी थी, इसे बदल देता हूँ। पल भर में उसने नया प्लग दिया और बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। उसने कहा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन की किसी कोने में अब भी डर बना हुआ था। शायद मैं अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, पर असलियत में मुझे उस जंगल से गुजरने में डर लग रहा था। हम सब फिर से बाइक पर सवार हुए और जंगल की ओर बढ़ने लगे। अब हमारे सामने वही रास्ता था, वही डर और वही सिरहन जो हमें पहले से ही महसूस हो रही थी। जैसे जैसे हम उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था, क्या हम सही सलामत गांव पहुंच पाएंगे। जैसे ही हम उस भयानक जंगल में दाखिल हुए, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले भी यह जंगल हमें डरावना लगा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें देख रहा हो, हमारे हर कदम का इंतज़ार कर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी फड़फड़ाहट कर रही थी और हल्की सी हवा चल रही थी जिसमें एक अजीब सी घबराहट थी। लग रहा था जैसे जंगल के हर कोने में कोई छिपा बैठा है जो बस हमारी गलती का इंतज़ार कर रहा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी बाइक सबसे पीछे थी और
बाकी दोस्त आगे थोड़ी ही दूरी पर थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी दूर से उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट, जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। यार, कुछ अजीब लग रहा है, मेरे पीछे बैठे रवि ने कहा। रवि आते वक्त दूसरे की बाइक पर बैठा था, लेकिन गांव जाते समय उसने कहा था कि वो मेरे बाइक पर बैठेगा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस जल्दी से इस जंगल को पार कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मुझे भी अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हर बार जब मैं बाइक की हेडलाइट से सामने के पेड़ों को देखता तो ऐसा लगता था कि पेड़ों की छाया हमारे पीछे भाग रही हो। रास्ता टूटा फूटा था और हम चाहकर भी बाइक तेज नहीं चला पा रहे थे। इस अंधेरे और घने जंगल में हर तरफ से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे पीछे छिपकर चल रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। भाई, बातें करते रहो ताकि डर कम हो जाए, रवि ने फिर कहा। उसकी आवाज़ में हल्की सी कंपन थी। वह लगातार कुछ न कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारे मन में जो खौफ था उसे कम किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह थी कि हम दोनों ही अंदर से कांप रहे थे। मेरे भी मन में अजीब सी बेचैनी थी और लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अचानक हमारे पीछे से पैरों की घिसटने जैसी आवाज़ आई। मैंने बाइक धीमी कर दी और ध्यान से सुना। आवाज़ सच में थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने रवि से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक से हमारी हेडलाइट की रोशनी के किनारे एक परछाई सी दिखी। तूने देखा? मैंने घबराहट से रवि से पूछा। क्या क्या देखा? उसने जल्दी से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में घबराहट और भी ज़्यादा थी। कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा था, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ी थी और अब लग रहा था कि जो कुछ भी हो, हमें जल्दी से जल्दी इस जंगल को पार करना ही होगा। आगे चल रहे दोस्त अब भी हमारी आंखों के सामने थे, लेकिन उनकी बाइकों की रोशनी अब थोड़ी और दूर होती जा रही थी। मेरी बाइक की गति धीमी हो चुकी थी और हर बार जब मैं रेस देता तो इंजन की आवाज़ के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती थी। चल भाई, जल्दी कर, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, रवि ने कहा। मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ाई, लेकिन रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ था कि ज़्यादा तेज चलाना मुमकिन नहीं था। अब हम जंगल के और भी गहरे हिस्से में आ चुके थे। आसपास के पेड़ और भी घने हो चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भंवर में फंस गए हो, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। आगे से मेरे दोस्त की बाइक की लाइटें अब धीरे धीरे हमारी नज़रों से ओझल होने लगी थी। हमें उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश करनी थी ताकि हम अकेले न रह जाए। डर के मारे मैंने एक बार फिर बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी वह आवाज़ फिर से सुनाई दी, पिछली बार से भी ज़्यादा करीब, जैसे कोई सच में हमारे पीछे आ रहा हो। मेरा मन और भी बुरी तरह से डगमगाने लगा कि तभी मेरी बाइक अचानक एक ज़ोरदार झटके के साथ बंद पड़ी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से बाइक को पकड़ लिया हो, मगर पीछे तो कोई नहीं था सिवाय रवि के, जो पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक कैसे हुआ। बाइक तो पूरी तरह से सही लग रही थी, फिर अचानक ये बंद कैसे हो गई? रवि ने घबरा कर कहा, भाई ये क्या हो रहा है? बाइक कैसे रुक गई? मैंने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, देखता हूँ। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे मन में भी अजीब सा खौफ बैठ चुका था। मैंने सामने बाइक की लाइट बंद होते हुए देखी और देखा कि हमारे दोस्त अब दूर जा चुके थे।
मैंने जोर जोर से आवाज़ लगाई, अरे सुनो, रुको। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी बाइकों की रोशनी धीरे धीरे हमारी नज़रों से ओझल हो गई और अब उनकी बाइक की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गई थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हम अब पूरी तरह से अकेले थे इस डरावने जंगल के बीच। भाई अब क्या करें? रवि की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने बाइक को चेक किया, हर चीज़ सही लग रही थी, मगर पता नहीं क्यों बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बार बार किक मारी लेकिन इंजन में कोई हरकत नहीं हुई। क्या हुआ, क्यों नहीं चालू हो रही? रवि ने चिंता से पूछा। पता नहीं, सब सही लग रहा है, मैंने कहा। शायद हमें इसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ेगा। हम दोनों ने मिलकर बाइक को धक्का दिया लेकिन इंजन में कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। हम जिस स्थिति में थे उससे मुझे डर का अजीब सा एहसास होने लगा था। भाई ये जंगल वैसे भी डरावना है, ऊपर से अब ये बाइक भी नहीं चल रही है, रवि ने कहा। उसकी आवाज़ में हताशा थी। मैंने बाइक के प्लग और वायरिंग को चेक किया लेकिन हर चीज़ सही लग रही थी। फिर क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी ये? अब डर और भी गहरा हो चुका था। आसपास की आवाज़ें, पेड़ों की शाखाओं का सरसराना, हवा में चलती अजीब सी गूंज, सब कुछ मानो हमें घेर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारी तरफ देख रहा हो, हम पर नज़र रख रहा हो। मैंने फिर से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बार बार किक मारने के बावजूद भी इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या करूं, मैंने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो किसी ने पास ही से कुछ फुसफुसाया हो। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। रवि भी चुप हो गया था, उसकी सांसें तेज हो रही थी। भाई चलो जल्दी करो, यहाँ कुछ सही नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और बाइक पर फिर से काम करने लगा, लेकिन हर बार जब मैं उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता कुछ न कुछ अजीब महसूस होता। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत हमें रोक रही थी। अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना था, लेकिन बाइक के स्टार्ट न होने से हम पूरी तरह से फंस चुके थे। जैसे ही हम दोनों बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मन डर और बेचैनी से भर चुका था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और सरसराहट वाली आवाज़ें हमें और घेरती जा रही थी। तभी अचानक हमें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और अंधेरे में से एक लड़की भागते हुए हमारे पास आई। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह बुरी तरह से घबराई हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। भैया भैया मेरी मदद करो प्लीज़, उसने लगभग चीखते हुए कहा। रवि और मैं दोनों चौंक गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? वह हाँफते हुए बोली, मैं अपने भाई के साथ इस जंगल से दोपहर में गुजर रही थी। वह थोड़ी देर के लिए पानी लेने गया और तब से अब तक वापस नहीं आया। मैंने बहुत देर तक उसे ढूंढा लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अब रात हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? रवि की आंखों में उसकी बात सुनकर चिंता साफ दिख रही थी। उसने तुरंत कहा, भाई हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह लड़की अकेली है और उसका भाई कहीं खो गया है। मुझे भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन अब रात गहरी हो चुकी थी और ये जंगल किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं था। मैंने लड़की से कहा, देखो हम तुम्हारे भाई को अभी ढूंढने में मदद नहीं कर सकते। रात बहुत हो चुकी है और यह जंगल बेहद खतरनाक है। हम सुबह वापस आएंगे और तब हम अपने दोस्तों को और कुछ लोगों को भी लेकर तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद करेंगे। फिलहाल हमें गांव लौटना चाहिए। लड़की की आंखों में आंसू थे
लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम कहाँ रहती हो? मैंने उससे पूछा। मैं पासी के गांव में हूँ। हम लोग किसी काम से शहर जा रहे थे। उसने सहमे हुए जवाब दिया। और तुम इस जंगल में क्यों आई थी? तुम्हारा भाई कहाँ गया? मैंने आगे पूछा। उसने बिना कोई देर किए जवाब दिया। हमने सोचा था कि जंगल के रास्ते से जाने पर जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा भाई पानी लेने पास ही की झाड़ी में गया था और उसके बाद से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसके जवाब सही लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए, उसमें कुछ तो था जो मेरे दिमाग में खटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने पहले से ही इन सवालों के जवाब तैयार कर रखे हो। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। ये सब देखकर मेरे मन में शक पैदा होने लगा। रवि ने मुझसे कहा, भाई मुझे तो ये सच में डरी हुई लग रही है। हमें इसे गांव तक पहुंचाना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा और मन में विचार किया। मेरे मन में भले ही शक था, लेकिन यह भी हो सकता था कि यह सचमुच मुसीबत में हो। मैंने सोचा कि शायद मुझे ही ज़्यादा शक हो रहा था, लेकिन फिर भी स्थिति में कुछ अजीब तो था। हमने फैसला किया कि लड़की को गांव तक लेकर चलेंगे। ठीक है, हम तुम्हें गांव तक छोड़ देंगे, मैंने कहा, लेकिन फिलहाल रात है और हम अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं। हमें एक साथ रहना होगा। हम तीनों अब पैदल ही धीरे धीरे जंगल के उस रास्ते पर बढ़ने लगे जहाँ से हमें वापस गांव की ओर जाना था। लेकिन मेरे मन में अब भी वो अजीब सा खटका लगा हुआ था। जंगल की डरावनी हवा, रात का घना अंधेरा और उस लड़की का अचानक हमारे सामने आना, ये सब मेरे अंदर एक अजीब से डर का एहसास करा रहे थे। रवि ने उस लड़की से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश शुरू की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या सच में ये लड़की वैसी ही है जैसा वह दिख रही है, या फिर इस अजीब से जंगल के पीछे कुछ और ही सच छिपा हो। जैसे ही मैं बाइक को धक्का देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ ने जंगल के उस सन्नाटे को एक पल के लिए तोड़ दिया, लेकिन साथ ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। तभी उस लड़की ने एकदम से गर्दन घुमाई और बड़ी तेज़ी से मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी, मानो उसे मेरा फ़ोन बजना बिल्कुल भी पसंद ना आया हो। उसका वो घूरना मेरे लिए बहुत असहज था, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला और फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से मेरे दोस्त का फ़ोन था जो मुझसे आगे निकल चुके थे। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। संदीप, तुम लोग कहाँ हो? हमने काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम लोग पीछे ही रह गए क्या? मैंने जवाब दिया, हम अभी भी जंगल में ही हैं। मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए हम रुक गए थे। रवि भी मेरे साथ है। मेरे दोस्त ने अजीब सा जवाब दिया, क्या तुम लोग तो हमारे पीछे पीछे गांव तक आ गए थे? हम तो तुम्हारी बाइक को पीछे मुड़कर देख भी रहे थे, फिर तुम वापस जंगल में कैसे चले गए? उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने उसे बताया, नहीं, हम तो जंगल में ही रुके थे। बाइक बंद हो गई थी। हमने बहुत आवाज़ें भी दी, लेकिन तुम लोग शायद सुन ही नहीं पाए। तुम लोग सीधे निकल गए। इस पर मेरे दोस्त की आवाज़ में चिंता और बढ़ गई। अगर तुम हमारे पीछे नहीं थे तो फिर हमारे साथ जो बाइक आ रही थी वो किसकी थी? वो कौन था? उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर डर का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी दौड़ गई। मैं समझ चुका था कि हमारे साथ कुछ बेहद गलत हो रहा था। मेरे दोस्त ने मुझसे साफ कह दिया था कि जो बाइक हमने देखा वो कोई और था। अब मेरी नज़र उस लड़की पर गई जो अब भी गुस्से से घूर रही थी।
उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और बेचैनी थी, जैसे वो मेरी फ़ोन पर हो रही बातचीत से नाराज़ हो। मैंने कांपती आवाज़ में अपने दोस्त से कहा, ठीक है, हम जल्दी ही गांव पहुंचने की कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो। शायद मेरे दोस्त ने मेरी डरी हुई आवाज़ को पहचान लिया हो। उसे लगा हो कि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए। उसने भी कहा, ठीक है, हम भी जंगल की तरफ ही आ रहे हैं और आते समय पंडित जी को भी अपने साथ लेकर आएंगे। इसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मेरी हालत और भी ख़राब हो गई थी। मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये लड़की वही है जो हम सोच रहे हैं या फिर कुछ और। मेरे दोस्त की बातें साफ कर रही थी कि हमारे साथ जो हो रहा था वो सामान्य नहीं था। तभी उस लड़की ने मेरे पास आकर पूछा, किसका फ़ोन था। उसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती थी, जैसे वह जानना चाहती थी कि मैंने क्या बात की। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे दोस्त का फ़ोन था, वो पूछ रहे थे कि हम कब तक पहुंचेंगे। मैंने उन्हें बता दिया कि हम अब भी जंगल में ही हैं और शायद 1 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। उसने गहरी सांस ली और उसकी नज़रें थोड़ा नरम हो गई। फिर वो रवि की ओर मुड़ी और उससे फिर से बात करने लगी। वह रवि से बात करते हुए हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा हुआ कुछ ऐसा था जो मुझे लगातार बेचैन कर रहा था। रवि अब खामोश हो गया था। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर भी डर की लकीरें साफ दिख रही थी। वह भी अब समझ चुका था कि जो लड़की हमारे साथ थी वह शायद वैसी नहीं थी जैसी वह दिख रही थी। रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन वह उसकी तरफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद वह डर रहा था कि अगर उसने कुछ कहा तो कुछ और बुरा हो सकता है। मैं भी अब पूरी तरह से डर चुका था। उस लड़की की हरकतें, उसका अचानक से हमसे मदद मांगना और मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे मन में यह साफ कर दिया था कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे थे। मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी और मैं हर कदम पर यह सोच रहा था कि कब और क्या गलत हो सकता है। जंगल के उस सन्नाटे में अब हर पेड़, हर झाड़ी मुझे डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर दूर से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरे कानों में बार बार वही सरसराहट गूंज रही थी जो हमने पहले भी सुनी थी। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि हम उस लड़की के साथ ही थे जिसे अब मैं और रवि दोनों ही संदिग्ध मानने लगे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे मन में अब एक ही सवाल था, क्या हम सच में इस जंगल से सही सलामत निकल पाएंगे या फिर ये रात हमारी आखिरी रात साबित होने वाली है। अब मुझे लगने लगा था कि इस स्थिति में बचने का कोई उपाय खोजना होगा। मेरे मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि मेरे पिताजी ने एक बार कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे अपारी से अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ भागने का सहारा लिया था, लेकिन यहाँ भागने का सवाल ही नहीं था। मेरी बाइक तो पहले से ही खराब हो चुकी थी और हम किसी घने जंगल के बीचों बीच थे। अब भागने का कोई उपाय नहीं था। मेरे सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम बस ऐसे ही चलते रहे और उम्मीद करें कि मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी वापस आए। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैं इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि हम कच्ची सड़क से न हटे ताकि मेरे दोस्त हमें आसानी से ढूंढ सके जब वे लौटे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रवि की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह लगभग कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह सब उस लड़की ने भांप लिया था। वह उसे और ज़्यादा डराने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर अब अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत भयानक था। रवि ने हिम्मत करके 1-2 बार उस लड़की से कुछ कहा, लेकिन
उसकी बातें सुनने के बाद उसकी हालत और भी बिगड़ गई। मैं समझ गया अब हम दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी लड़की ने हमें एक अजीब सी दिशा में जाने को कहा। उसने इशारा किया कि हम उस तरफ से चले, लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह दिशा हमें और भी गहरे जंगल की ओर ले जाएगी, जहाँ से हमारे दोस्तों का हमें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। मैंने तुरंत मना किया। मैंने कहा, नहीं, हम इस सड़क से नहीं हटेंगे, हम यही रहेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर लड़की का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी ठंडी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और उसकी शांति अब भयानक क्रोध में बदलने लगी। मुझे यकीन हो गया कि अब हम किसी और से नहीं बल्कि अपारी का सामना कर रहे थे। जैसे ही मैंने उसे मना किया, वह अचानक अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, मानो उसमें आग जल रही हो। उसकी पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपक रही थी और उसकी नज़रें सीधी मेरी ओर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, खून की प्यास। उसका चेहरा अब एकदम बदल चुका था। पहले जहां वह एक मासूम सी दिखने वाली लड़की लग रही थी, अब उसका चेहरा खींचा हुआ और भयानक दिख रहा था। उसकी चमड़ी सफ़ेद और झुर्रीदार हो गई थी, जैसे किसी मुर्दे की हो। उसकी होठों के किनारे काले और सूखे थे और उसकी मुस्कान अब बेहद डरावनी हो गई थी। उसकी भयावह शक्ल देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसके लंबे और बेतरतीब बाल उसकी पीठ से लटक रहे थे, जैसे उन्हें सालों से धुला न हो। उसके बालों में उलझन और गंदगी भरी थी और वो बाल उसकी डरावनी शक्ल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। उसकी वेशभूषा भी अब बदल चुकी थी। पहले जो एक साधारण लड़की के कपड़े पहने हुए दिख रही थी, अब उसकी पोशाक काले और फटे हुए कपड़ों में बदल चुकी थी। उसकी पोशाक से लटकते हुए धागे और उसकी जर्जर हालत से उसे और भी भयानक बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कब्र से निकलकर सीधे हमारे सामने आ गई थी। उसके लंबे काले नाखून, जो किसी भी इंसान के नाखूनों से कहीं ज़्यादा बड़े थे। उसकी उंगलियां बहुत पतली और अस्वाभाविक रूप से लंबी थी, जैसे वह किसी जानवर की हो। उसकी उंगलियों में काली सड़न थी और उसकी हथेलियां एकदम काली और सड़ी हुई थी। उसका रूप देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। मैं चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। हर पल मुझे लग रहा था कि वो मुझ पर हमला कर देगी। रवि के चेहरे की हालत देखकर लग रहा था कि वह तो लगभग बेहोशी होने की कगार पर था। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी हालत अब काबू से बाहर हो रही थी। मैंने खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश की, लेकिन अपरी के इस भयानक रूप ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब यह साफ था कि हमारी जान खतरे में थी और हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस भयानक परिस्थिति से निकलने का कोई उपाय निकाला जाए। अपरी ने अपने असली रूप में आकर हमें पूरी तरह से डरा दिया था। मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिल धड़कने की बजाय जैसे उछल उछल कर बाहर आना चाहता था। रवि की हालत मुझसे भी बदतर थी। वह डरा हुआ था, कांप रहा था और लगभग बेजान सा हो गया था। हम दोनों भी जानते थे कि अपारी से बचने का एकमात्र तरीका उसके प्रकोप से किसी तरह दूर भागना ही था। हालांकि मेरे मन में एक बात साफ थी, हमारी बाइक खराब हो चुकी थी और हम सड़क से भटक नहीं सकते थे। अगर हम कच्ची सड़क को छोड़ देते तो मेरे दोस्त जो मदद के लिए वापस आ सकते थे वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाते। इसलिए मैं और रवि उसी सड़क पर बने रहे, बिना रुके भागते हुए। लेकिन भागने के साथ ही
मुझे अचानक पीछे से हवा में कुछ तैरता हुआ महसूस हुआ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अपरी हवा में तैरते हुए तेजी से हमारी ओर आ रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके डरावने चेहरे के साथ उड़ रहे थे और उसकी लाल जलती आंखें हमें पिघलाने के लिए काफ़ी थी। उसकी गुस्से भरी आंखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं और रवि अब पूरी ताकत से भाग रहे थे। अचानक मैंने देखा कि अपरी ने रवि को हवा में उठा लिया और जोर से ज़मीन पर पटक दिया। रवि का पैर ज़मीन से टकराने पर बुरी तरह से घायल हो गया। वो दर्द से कर्राने लगा। मैंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका दर्द असहनीय था। जैसे तैसे मैंने रवि को अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा किया और उसके साथ फिर से भागने की कोशिश की। अपरी की तेज गति और शक्ति के सामने हम जैसे कुछ भी नहीं थे। अगले ही पल उसने मुझे और रवि को हवा में उठा लिया और जोर से एक पेड़ से टकरा दिया। मेरी कमर में जोरदार चोट लगी और दर्द से मैं लगभग बेसूध हो गया। रवि अब लगभग बेहोश हो चुका था। उसे उठाने की मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन तभी रवि को याद आया कि वह हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा शुरू की। मैंने देखा कि जैसे ही रवि ने पाठ शुरू किया, अपारी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। वह अब हमारे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दूरी बनाए रख रही थी। रवि का हनुमान चालीसा हमें बचाने का एकमात्र सहारा था। मैंने भी उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से हनुमान चालीसा के श्लोक नहीं निकल पा रहे थे। मेरा शरीर दर्द और डर से सुन्न हो गया था। मुझे पता था कि अगर रवि बेहोश हो गया तो वह अपरी फिर से पूरी ताकत से हम पर हमला कर देगी। रवि ने बेहोशी की हालत में भी किसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा, लेकिन कुछ देर बाद उसका शरीर टूट गया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। अब हनुमान चालीसा का पाठ बंद हो चुका था। मैंने देखा कि अपारी, जो हनुमान चालीसा की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी, अब फिर से पूरी ताकत के साथ हमारे सामने थी। उसने मुझे फिर से हवा में उठाया और जोर से एक पेड़ से टकरा दिया। मेरी कमर की हड्डी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। दर्द ऐसा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। तभी मेरी आधी बंद होती हुई आंखों ने दूर से आती 2 बाइक की हेडलाइट्स देखी। मेरे मन में अचानक एक उम्मीद की किरण जगी। मुझे लगने लगा कि मेरे दोस्त वापस आ गए हैं। हम सोचते ही मैंने अपने होश संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द और थकावट के कारण मैं ज़्यादा देर तक होश में नहीं रह सका और बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त घायल अवस्था में मेरे पास गिरे हुए थे। उनके चेहरे पर खून और चोटों के निशान थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अपरी ने उन्हें निशाना बनाया था। तभी मेरी नज़र पड़ी कि मेरे दोस्तों के साथ एक पंडित जी भी थे। वह वही पंडित जी थे जिन्हें मेरे दोस्त गांव से मदद के लिए लाए थे। पंडित जी अपरी की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन अपरी की ताकत उनके सोचे हुए से भी ज़्यादा थी। उनके मंत्रों का उस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है, हमें और भी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है। तभी मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह कुछ देर के लिए कमज़ोर हुई थी। मैंने पंडित जी को यह बात बताई और उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उनके साथ साथ मेरे बाकी दोस्त जिन्हें हनुमान चालीसा याद थी, वे भी ज़ोर ज़ोर से पाठ करने लगे। जैसे ही हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजी, अपरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो वह चीखों के साथ ही हमारी रूह को खींच लेना चाहती थी। जंगल में हर तरफ उसकी चीखें गूंज रही थी।
उसकी डरावनी शक्ल और गुस्से से भरी आंखें हमें जलाकर राख कर देना चाहती थी। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि हमारे कान के पर्दे फटने वाले हैं। लेकिन पंडित जी और मेरे दोस्तों का हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा और अपरी की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कुछ देर बाद अपरी इतनी कमज़ोर हो गई कि वह अब हम पर सीधा हमला नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे पता था कि यह ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। पंडित जी ने तुरंत हम सभी से कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हम इसे पूरी तरह नहीं हरा सकते। इसके प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम पास ही के हनुमान मंदिर तक पहुंच जाए। हम सब पंडित जी की बात सुनते ही मंदिर की ओर भागने लगे। रवि को दो दोस्तों ने उठाया और मैं अपने एक दोस्त के कंधे का सहारा लेकर किसी तरह से चलने लगा। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में हनुमान चालीसा का असर कम हो रहा था। अपरी अब और ज़्यादा भयानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि हमारे कानों से खून निकलने वाला था। पंडित जी ने फिर से अपने मंत्रों का सहारा लिया और अपरी को हमारे रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। तभी हमारे एक दोस्त ने अपरी का ध्यान भटकाने के लिए उसकी दाई और दौड़ लगाई। अपरी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाकी दोस्त मंदिर के अंदर घुस गए और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हनुमान जी की मूर्ति सामने दिखाई दी। मूर्ति दिखते ही अपरी एकदम से कमज़ोर हो गई। उसकी सारी शक्तियाँ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बांध दी गई थी। मौके का फ़ायदा उठाकर हम सभी मंदिर के अंदर घुस गए और पंडित जी ने तुरंत मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मंदिर में घुसने के बाद मेरी सांसें थोड़ी ठहरी, लेकिन अब भी दिल की धड़कनें तेज़ थी। मैंने देखा कि पंडित जी ने तुरंत हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। मेरे बाकी दोस्त भी बेहद थके हुए और घायल हालात में मंदिर के कोने कोने में पड़े हुए थे। रवि अभी तक बेहोश था, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। मैं खुद भी बुरी तरह थक चुका था और दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन पंडित जी की ओर देखते ही मुझे कुछ उम्मीद मिली। पंडित जी का चेहरा गंभीर था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। अचानक उन्होंने अपने मंत्रोच्चार को रोकते हुए गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। क्या मतलब? मैंने हाँफते हुए पूछा। हम मंदिर के अंदर है, क्या अब भी कोई खतरा है? पंडित जी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, ये मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन इसका असर यहाँ भी बना रह सकता है और इसके पीछे जो कहानी है वो तुम्हें समझनी होगी, तभी तुम इससे पूरी तरह से बच पाओगे। मुझे पंडित जी की बातों में गहरा रहस्य महसूस हुआ। मैंने पूछा, आखिर ये अपारी है कौन और ये क्यों हमें मारना चाहती है? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अतीत के किसी भयावह घटना को याद कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा, इस अपारी की कहानी बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक है। एक आत्मा कभी एक इंसान थी जिसका नाम परिधि था। परिधि? मैंने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। तो यह एक लड़की की आत्मा है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, परिधि कभी इस गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और भोली सूरत ने गांव के कई लोगों का ध्यान खींचा था। परिधि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सादगी ने कई दिल जीत लिए थे। पंडित जी ने आगे कहा, परिधि के माता पिता ने उसकी शादी गांव के सबसे अमीर और ताकतवर जमींदार के बेटे से तय कर दी थी। जमींदार के बेटे का नाम रघुवीर था, लेकिन रघुवीर एक दुष्ट इंसान था। उसे लड़कियों का सम्मान करना नहीं आता था। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता और गरीबों को दबाने का काम करता था।
परिधि को यह शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन उसकी गरीबी और मजबूरी के चलते उसे यह शादी करनी पड़ी। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस भयावह घटना को याद करके कांप उठे हो। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, शादी के बाद परिधि पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रघुवीर ने न सिर्फ उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, बल्कि उसे एक कैदी की तरह रखा। कई महीनों तक वह उसे प्रताड़ित करता रहा, उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। मैं पंडित जी की बातों को सुनकर दंग रह गया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं खुद को उस दर्दनाक स्थिति में रखने की कोशिश करने लगा। पंडित जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन सबसे भयानक दिन तब आया जब रघुवीर और उसके दोस्तों ने परिधि के साथ एक ऐसी दरिंदगी की जिसने उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी आत्मा को भी तोड़ दिया। पंडित जी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया था। उन्होंने कहा, रघुवीर और उसके दोस्तों ने एक रात परिधि को जंगल में लाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और फिर पेड़ से बांधकर उसकी हत्या की। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसकी आत्मा उस रात से जंगल में भटकने लगी। वह दर्द, वह चीखें, वह पीड़ा आज भी इस जंगल में गूंजती है। और तभी से परिधि एक अपरी बन गई, एक ऐसी आत्मा जिसे अब सिर्फ बदला लेना है। मेरा दिल अब परिधि की कहानी सुनकर कांप रहा था। मुझे अचानक उसके लिए दुख और करुणा महसूस होने लगी। मैंने पंडित जी से पूछा, क्या कोई तरीका है कि हम उसे शांत कर सके? क्या उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती? पंडित जी ने गंभीरता से जवाब दिया, मुक्ति तभी मिलेगी जब परिधि की आत्मा को न्याय मिलेगा। उसकी आत्मा को अभी भी उस रात की भयानक घटना से शांति नहीं मिली है। जब तक उसकी आत्मा को सही तरीके से मोक्ष नहीं मिलता, वह ऐसे ही बदला लेती रहेगी। पंडित जी की बातों से मुझे यह समझ में आ गया था कि अपरी का यह बदला लेने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। रात की भयानक घटनाओं के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरणें जंगल के उस डरावने माहौल को चीरती हुई हमारे सामने आई। हम सब बहुत थक चुके थे, जख्मी और मानसिक रूप से टूटे हुए थे। पंडित जी के कहने पर हमने मंदिर में रात बिताई थी और जैसे ही सूरज की रोशनी ने आसमान को छुआ, हमने राहत की सांस ली। अपरी अब कहीं नहीं दिख रही थी, जैसे वह अंधेरे के साथ ही गायब हो गई हो। पंडित जी ने हमें बताया कि अपरी का डर अब खत्म हो गया है, लेकिन उसका बदला लेने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उसकी आत्मा को सही से मोक्ष नहीं मिल जाता। हम सब ने मंदिर में हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी जान बचाई। रवि अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी हालत अब स्थिर थी। मेरे दोस्त उसे उठाकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। जब हम गांव पहुंचे तो हर कोई हमारे हालत देखकर हैरान था। हमारे शरीर पर चोटों के निशान और हमारे चेहरे पर साफ दिखने वाला डर बता रहा था कि हमने कुछ बहुत ही खतरनाक का सामना किया था। मैं घर पहुंचा, लेकिन उस रात की घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी और पिताजी ने तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ आराम करना चाहता था। उस दिन के बाद से मेरे जीवन में एक अजीब सा बदलाव आ गया। मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो परिधि की चीखें और उसका भयानक रूप मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं बार बार वही रात दोहराने लगता और इससे मेरी नींद हराम हो जाती। मुझे उस अपारी से डर लगने लगा था, लेकिन साथ ही उसके लिए एक अजीब सा सहानुभूति भी पैदा हो गई थी। मुझे महसूस हुआ कि परिधि भी कभी एक इंसान थी और उसकी आत्मा ने जो सहा वो किसी को भी तबाह कर सकता था। मैंने यह कहानी गांव के बुजुर्गों को बताई और उनसे जाना कि उस जंगल में
पहले भी कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का सामना किया था, लेकिन कोई भी अपरी के बारे में सच्चाई नहीं जानता था। मैंने सोचा कि इस कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो उस जंगल में जाने से बचे और खुद को सुरक्षित रखे। मैंने गांव के लोगों से बात की और उन्हें अपरी की कहानी सुनाई। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी और लोग उस जंगल की तरफ जाने से डरने लगे। कुछ महीने बाद मैं शहर गया और वहाँ भी अपने अनुभव को साझा किया। मैंने कई लोगों को इस अपारी की सच्चाई बताई ताकि कोई और उस भयानक रात का सामना न करे। इस अनुभव ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैं अब पहले जैसा खुश मिजाज लड़का नहीं था। मुझे जीवन की गहराइयों का एहसास हो गया था। अब मैं हर छोटी चीज़ को महत्व देने लगा था और जीवन को एक नए नज़रिए से देख रहा था। परिधि की आत्मा ने मुझे यह सिखा दिया था कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है और कभी कभी वो कहानियाँ इतनी दर्दनाक होती है कि हम समझ भी नहीं पाते। मैंने तय किया कि मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहूँगा ताकि उसे मोक्ष मिले और वह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उस भयावह रात के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। डर और सहानुभूति के इस अनोखे अनुभव ने मुझे इंसानियत और आत्मा के बीच के जटिल रिश्ते को समझने का एक मौका दिया और इस तरह वो भयानक रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी लेकिन सबसे बड़ी सीख बन गई थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी संदीप की वो डरावनी रात की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये कहानी भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें एक आर्मी सोल्जर छुट्टी के लिए अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका सामना एक छलावे से होता है। फिर वो उस छलावे के साथ जिस बहादुरी से और जिस चालाकी से लड़ता है कि खुद छलावा भी उससे दूर भागने लगता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो कहानी भी ज़रूर सुने। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।